बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मशरकी पड़ोसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मेन स्पॉन्सर है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया जाली AI वीडियोज़ के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा और दहशतगर्दों की प्रोपेगेंडा वीडियोज़ दुनिया को दिखाता रहा। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन के मुख्तलिफ मराहिल और यरगमालियों की महफूज मकाम पर मुंतकली की वीडियोज़ भी दिखाई गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से भी आगाह किया, जबकि उन्होंने कहा कि इसमें गैर मुल्की हाथ मुलव्विस हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी उनके साथ थे, सरफराज बुगटी साहब भी, और काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और मुख्तलिफ उन्होंने जो इसके पहलू हैं और उनसे बात की। और उसमें अहम बात तो देखें यही कि ये गिरोह मुनज़्ज़म होते जा रहे हैं दिन ब दिन, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, और उसमें यकीनन अब उसमें आज जो बात हुई उसमें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक वो जो 20 नुकाती था, एक जो बाद में 14 नुकाती आया, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात जो एक उन्होंने की उसमें ये थी कि इसमें फ़ौज से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं जो फ़ौज से रिलेटेड हैं और कितने जो हैं वो फ़ौज से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप बाकी नेशनल एक्शन प्लान को देखें तो बाकी तो गवर्नेंस है, और उसका जिक्र भी उन्होंने गालिबन किया कि स्मगलिंग और चोरी चकारी और ईरानी ऑयल स्मगल होता है और उसमें जो करप्शन है, और ये सारा जिक्र भी उसमें हुआ। तो मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आप अगर ये जो माशी दहशतगर्दी है इसको काबू करें, क्योंकि होता ये है कि इसके पीछे छुपते हैं लोग, इसके पीछे छुपते हैं, उनके अपने जो मफादात हैं उसकी नज़र हो जाता है ये सारा जो सिक्योरिटी का मामला है। और जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात से मुराद सिर्फ सियासतदान नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात में आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी आती है। तो उसमें जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, इसको साइड पे करें, जो नाहिल लोग हैं उनको साइड पे करें। इसमें नाहिलियत वाला चक्कर नहीं होता। ये जो है ना, ये जो हमारी असम्बलीज में मौजूद शख्सियात हैं इनके अंदर ये जो ख़ास तौर पे ये जो पोस्ट इलेक्शन सेटअप आया है पूरा, इसमें कुछ शख्सियत बहुत संजीदा है। देखें आज जैसे IMF के साथ मेरी उनसे कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उनको एक टास्क मिला, अब वो और आइडियल बिल्कुल नहीं था। हालात ये नहीं कि कोई 70 सालों का बोझ आप 75 सालों का इनके सिर पर डाल देंगे। एक टास्क मिला, वो प्रोफेशनल अंदाज में वो अपना टास्क पूरा कर रहे हैं। वो जो है वो कभी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं सुना कि वो ये कहेंगे जी वो हमें तो जो ऐसे मिला था, ये तो PTI के दौर में ऐसे हो गया था, हम तो वो टू द पॉइंट करंट बात करते हैं। देखिए आपको एक फ़र्क ज़ाहिर होता है ना, एक आदमी जो अपने टास्क पूरा, मैंने कहा ना उनकी बहुत, मैं कभी मिला ही नहीं उनसे, कभी भी नहीं मिला। मैं से भी कह रहा हूँ कि जो उनका टास्क था कि जी आपने इकॉनमी को आपने ठीक करके, ठीक क्या करना है, बस एक कहना चाहिए ना कि एक मुश्किल मरहले से निकाल देना, वो उन्होंने निकाल दिए। IMF की टीम जो है मुतमईन होकर चली गई, और जो भी शराइत हैं जैसे भी है जैसे तैसे करके उन्होंने इस बहरान और इंतहाई गैर यकीनी के जो हालात थे मुल्क में उसमें से उनको निकाल के जो उनका टास्क था, जो उनको दिया गया, बजाय वो सारा दिन जो है वो खड़े होके वो बात करते रहे, मैं क्या करूं जी, ये तो ऐसे था, ये तो मुझसे पहले भी ऐसे था उनसे पहले बरसा बरस का एक मसला है जो आपकी मईशत को। मैं से भी बात कह रहा हूँ कि जब चीज़ें ठीक करने पे आए कोई शख्स, ये एक मिसाल है, इसी सेटअप के अंदर, इसी अरेंजमेंट के अंदर, तो वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन जब ना करने पे आए और जब मुस्तकिल एक अटर नॉनसेंस गुफ्तगू होती रहे सारा वक्त, जो उसमें अगर कोई इशू उठे कोई टेररिज्म का, तो उसमें भी आप पॉलिटिकल पॉइंट्स को नहीं शुरू कर दें, उसमें कोई इशू उठे फॉरेन पॉलिसी का तो भी पॉलिटिकल पॉइंट, इसके अलावा कोई काम ही ना हो। ठीक है ना। सवाल ये है कि इसमें जो उन्होंने बात उठाई है नेशनल एक्शन प्लान में, उन्होंने कहा है कि भाई एक इसमें नुक्ता ऐसा है जो कि फौज से रिलेटेड है, तो बाकी जो 14-15 अब सारे घूम फिर के, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि दरमियान में से वो बफर निकल जाता है आराम से। ये जितने हमारे अकाबरीन बैठे हैं इस वक्त, आप ज़रा इनसे 2 मिनट के लिए इनसे पूछें तो सही ना, इनके पैसों का हिसाब किताब ज़रा लें। आप देखें कितनी इनके अंदर जो है ना मुल्क की मोहब्बत जगती है उस वक्त,
इन सबको हुकूमत में भी देखा हुआ, हुकूमत के बाहर भी देखा हुआ है। ज़रा सा होता है ना, ज़रा सी आप थोड़ा सा छेड़े इनको कि यार तुम, आपकी हुकूमत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, छापा पड़ गया है, पैसे के हिसाब से देखें कैसे मोहब्बत जागती है मुल्क की। तो ये जो है ना, इनको मेरे ख्याल से ये जैसे वज़ीर ख़जाना ने ये एक टास्क पूरा किया, आज IMF की टीम गई है, ऐसे अपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, काम करें, ठीक है, चोरियां चकारियां बंद करें और लफाजियां बंद करें, अपने काम पे ध्यान दें, और ये जो है ये इसको सूबाइयों से दूर रखें, इस पूरे मामले को। ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है और ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आज उन्होंने जिक्र किया DG SPR जो है, उन्होंने वो AI जनरेटेड फुटेज और वो सारा दिखाया, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स, ये जंगें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। मैं ये हर एक को पता है, इनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, ये जंगों का रुख तब्दील हो गया है। अब ये आपकी जंग का एक हिस्सा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक हिस्सा है उसका। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और आज से नहीं है, ये साल से है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फॉग ऑफ वॉर जो है, ये तो हमेशा से एक डिसेप्शन, सैबोटाज, ये उसका हिस्सा है। तो ये अब जो जनरेटिव AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आप उसको नाम दें, उसके बाद तो ये मज़ीद बढ़ेगा, ये ख़त्म थोड़ी होगा। तो बात ये है कि उसमें तो ये तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये तो जंग है, ये तो इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा तो एक जंग होती है हमेशा, बयानिया जंग, ये तो पूरा एक हिस्सा होता है उसका पूरा प्रॉपर, और आपने उसके साथ लड़ना होता है, उसके साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू आपने लड़ना होता है। ये जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, अपने अपने इलाकों में जाएं, अपने अपने इलाकों में जाके बैठे। अब जा नहीं सकते, ओ भाई आप अगर नहीं जा सकते तो पुलिस कैसे जाएगी? आप सारा वक्त वहाँ से गायब रहते हैं। मैं अपना जाती एक छोटा सा वाक़या बताऊँ, ये मैं एयरपोर्ट क्रॉस कर रहा था आज से कोई 3-4 साल पहले, वो झगड़ा हो रहा है जनाब PI की काउंटर पे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वहाँ पता चला कोई वहाँ के कुछ सेनेटर साहब थे बलूचिस्तान के, एक फटर डाला हुआ है उन्होंने, वो उनको किसी वो PIA की जो बड़ी बहुत ही नफीस खातून जो वहाँ पे वो बोर्डिंग करवा रही थी, तो उनके साथ वो झगड़ा, उन्होंने गलती से कह दिया कि आपका शायद सामान थोड़ा ज़्यादा है, या आप लाइन में खड़े हो जाएं। इतनी सी उन्होंने हल्की सी कोई बात की होगी, ये जनाब वहाँ लड़ाई हुई, आप बलोचिस्तान, आप मुझे पता नहीं, आप इस तरह बात करते हो बलोचों के बारे में। अरे मैंने कहा अच्छा, वो मुझे फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखें यार क्या। मैंने कहा जी ये तो आपको कह रही है लाइन में खड़े हो जाए, ये बलोच इशू कहाँ से है? इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जा रहे थे वो। मैंने कहा जी बलोच इशू, नहीं नहीं वो देखे ना, ये हमसे इस तरह। मैंने कहा एक मिनट, मैं कहा ये यार ये आपने क्या फटा डाला हुआ इधर, आप तो कह रहे हैं लाइन में खड़े हो जाओ, कह रहे हैं बलोच इशू कहाँ से आ गई है? मैंने कहा जी आप लाइन में खड़े हो, और खड़े हो गए लाइन में जाके। उन्होंने कहा कि मीडिया पे बात ना, मैं हैरान हूँ। मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं यार, जहाँ पर इनसे कोई बात, एक अच्छा एक ये कैरेक्टर है, एक ये कैरेक्टर है, दूसरा वो लोग हैं जिनके साथ वाकई जाती हो रही है। वो आज तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना ना इन्होंने कि जाती उनके इलाके में जाके कहते हैं मैं पैसा ही नहीं मिलता, और पैसा खा जाते हैं सारा। वहाँ वो डबल स्पीक नहीं होता, वहाँ जाके कहते हैं हमने नहीं, हम कभी बलोचिस्तान नहीं गए क्या? नवाब अकबर खान बुगटी, डेरा बुगटी, जब तक बुगटी साहब ने डेरा बुगटी नहीं छोड़ा था, तो आखिरी आदमी तो मैं ही था जो मिला था उनसे, बुगटी साहब से या बरामदाग से या बाला से मेरी बात हुई थी वहाँ। बात यह है कि वहाँ पर जो है, वहाँ जाके डबल स्पीक करते हैं, वहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें पैसे नहीं मिल रहे, सारा डिफेंस और इस्लामाबाद की कोठियों में, कराची में दे जाएं आप, सारे वहाँ बैठे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं। और भाई अपने इलाकों में जाएँ, काम धंधा करें, वरना कहीं हमसे काम नहीं हो सकता। और ये इंतहाई संजीदा मामला है, बलोचिस्तान का मामला भी सीरियस संजीदा है, और ये पारा चनार का भी सीनियर संजीदा मामला है। इसमें उलमा को इन्वॉल्व करें, इसमें आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, और इनको ग्रेजुअली एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने से रोकें। वो जो हम किससे बात करें भाई, आप जैसे लोग बैठे होंगे तो सारे निकल जाएंगे ना, ये जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे सो कॉल्ड आते हैं। तो सरफराज बुगटी साहब तो बड़े संजीदा आदमी हैं, वो बात जो है वो बात हमें मुखातिब ना करें, वो बात अपने लोगों को समझाएं। बलोचिस्तान सारा मुल्क ही उनका, खैर हमारे बलोच हैं वो, लेकिन अपने इलाके के लोगों को बताएं ना। भाई मुझे बताने से क्या होगा आपका, मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मैं तो इंटरेक्ट करूँगा वहाँ के लोगों के से ना, तो आप लोगों को इंटरेक्ट करके कौमी धारे में लाएं, उनको लाएं ना वापस। डू योर जॉब। सारे लोग, ये मैं सरफराज बुगटी साहब को नहीं कह रहा, सारे अपना काम करें ना। भाई मिले सर मेंगल साहब से, क्या मसला है, क्या ईगो का मसला है आपका? जाके मिले मेंगल साहब से। आप, हमारे 100,000 इख्तलाफात होते हैं लोगों से, इंसान मिलता है जाके।
एक ज़माना ऐसा आया, ये 2015 की बात है, यहां तक रियासत ने बात की थी कि हम डॉक्टर अल्लाह नज़र तक से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं अगर वो हथियार फेंक के कौमी धारे में आ जाए। यहां तक बात हुई थी, आला तरीन ओहदों पे बैठी हुई शख्सियत के थ्रू बात। और मैं आपको आज एक और बात बताऊं, 2 शख्सियत छोड़ चुकी थी मुल्क और चली गई थी एक्सट्रीमिज्म की तरफ। ये 2014-15 वो बाहर से वापस आई। उस दौरान मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कहीं छोटा मोटा शायद हमारा भी उसमें जिक्र खैर कहीं कहीं दबाव हो। मैंने उनको मैसेज भेजा, उन्होंने कहा जी, मैंने फिर यहाँ जो शख्सियत थी उनसे मैंने कहा जी वो तो मैंने वहाँ मैसेज भेजा, वाकई आप यकीन? अच्छा, मैंने पहले कहा, मैंने कहा गड़बड़ ना हो जाए। कहते हैं नहीं, आप उनसे कहें मुझे बात करें डायरेक्ट। थोड़े दिन बाद पता चला तो मैं हट गया बीच में से। मैंने कहा फिर क्या आपस में बात हो? वो दोनों शख्सियत पाकिस्तान पहुंचे और वो कौमी धारे का हिस्सा है, वो कौमी धारे का हिस्सा है, वो शामिल, वो वापस आ गए। वो उनके लेकिन इश्यूज उनके अभी भी नहीं रिजॉल्व हुए, लेकिन वो कौमी धारे में आ गए। अब वो बात करते हैं तो उसके ऊपर ये जनाब दूसरे लोग चढ़ाई कर देते हैं। तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट आता है ना हर कुछ अरसे के बाद, आप उन लोगों को, अच्छा इस पूरे हालात में क्यों नहीं आएगा फॉरेन हैंड? यानी अगर फॉरेन हैंड नहीं होगा तो मुझे हैरत होगी क्यों नहीं है। वो तो लाजमन होगा, क्योंकि आपकी रिफ्ट है ना, आप इन रिफ्ट को क्लियर करें, खत्म करें। अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल एक कौमी, आप समझें कि एक बतौर कौम लग रही थी कि हम बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है उसमें कोई सियासत नहीं थी, कोई बात नहीं थी। गवर्नेंस का इशू था, उसमें ये था कि कैसे प्रोपेगेंडा कैसे होता है, बताया जाता है लोगों को सब कुछ। लेकिन इशू ये सारा कि उन लोगों से बात करनी है किसी ने, वरना अगर आप ये कहेंगे कि कोई है ही नहीं हम उनसे बात करें, कोई है ही नहीं किससे बात करेंगे, तो वो जाते जाते वो सभी निकल जाएंगे सारे। आज 100 हैं, पहले तो 100 नहीं थे, पहले तो 20 थे, 20 से पहले 5 होंगे, वो करते करते 100, अच्छा तो हम अपनी बात करें 100 से 200 हो जाएंगे, 200 से 400। समबडी हैज़ टू गो एंड टॉक टू देम। और बच्चों से मिले। मैं जो गवादर और बाकी जगहों पे गया हूँ, जब भी गया हूँ, मुझे तो वहाँ बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के। आप उनको इंगेज करें, उनसे उनको लेकर आएँ, इस्लामाबाद सैर कराएँ, उनके वहाँ पे एक्टिविटी जनरेट करें। जो मैं कल भी बात कर रहा था, क्रिकेट मैचेस रखें वहाँ पे, आप कोई तकारीब रखें। कोई ये हमारे जो कराची के आर्ट्स काउंसिल के हैं अहमद शाह साहब, इन्होंने वहाँ पर कोयटा मेरा ख्याल से अरेंज किया था कुछ अर्से पहले, जो एक फेस्टिवल होता है, आर्ट्स फेस्टिवल। ऐसी एक्टिविटीज़ आप जनरेट करें, खुद ब खुद लोग इन्वॉल्व होंगे। जब आप लोगों को मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, सबको एक कोने में डाल के नहीं हम बात नहीं करें, इस्लामाबाद बैठे हैं और यहाँ पे आप ऐसी वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो बिल्कुल, यानी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे वहाँ से मुंतखब अरकान आते हैं, वो अपनी कौम के ज़बान में बात ही नहीं कर रहे होते। अब मुझे बताएं, बड़ी अच्छी इंग्लिश है हमारे एक साबिक जो क्या कहना चाहिए, इंटरम प्राइम मिनिस्टर की, बहुत अच्छी इंग्लिश है। मैं तो इंग्लिश नहीं जानता, हम तो टाट के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो इंग्लिश में बात करें तो कि बलोच उधर जो लोग हैं वो उनको सुना रहे हैं या इधर सुना रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं इधर नौकरियां पक्की करते हैं कि उधर करते हैं अपनी नौकरियां पक्की। अपने लोगों में जाएं, और वहाँ अगर पुलिस वाला, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर वहाँ पे मजदूर वो वहाँ रह सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं रह सकते जाके? अच्छा, और वहाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों पे हुए हैं, ये फजल रहमान साहब की जमात के ऊपर हुए हैं, और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर भी हुए हैं। लेकिन ये कि वो फिर भी जाते हैं अपने इलाके में, ये भाग जाते हैं वहाँ से, पैसा बनाओ, और कराची में सौदे कर रहे होते हैं बैठ के, यहाँ इस्लामाबाद में बैठे होते हैं सारा वक्त। तो आज मेरे ख्याल से आज बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, जो इसमें इन्होंने ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग का भी जिक्र किया, DGI ने, इन्होंने चोरी चकारी का भी जिक्र किया, और ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। आप देखें, बच्चे देखते हैं ना कि यार अच्छा वो देखो पकड़ लिया उसको, वो देखा चोरी कर रहा था पकड़ा गया, अच्छा यार वापस आओ, देखो ना कितना ज़बरदस्त हमारा जस्टिस का सिस्टम है यार। बच्चे वापस आते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं आप उनके सामने, वो देखो था ना बंदा, वो चक्का कितना बड़ा था तुम्हारे इलाके का, जो स्मगलिंग कर रहा था, पकड़ लिया हमने उसको। वापस आते हैं लोग, कहते हैं देखो यार कितना ज़बरदस्त जस्टिस सिस्टम है यहाँ पे। तो बात ये है कि वो मतलब है कि ये आप उनको, बच्चों को क्या मुश्किल है वापस लाना, आप उनको, इंटेलिजेंट लोग हैं वो, मतलब आप ये कह के बातें नहीं करेंगे ताकि आपकी सबकी नौकरियां पक्की रहें, आप जाके इंगेज करें उनको,
और मैं तो आज समझता हूँ DG आइसफेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मजबूत थी। उन्होंने सारे एंगल्स को टच किया, इसमें सारे एंगल्स को टच किया। और दूसरी बात यह है कि इसको बड़ा सीरियस इशू है, ये संजीदा तौर पे इसको हल करें। सरफराज बुगटी साहब वहाँ का समझते हैं, वो जो बात कह रहे हैं ना, मैंने उन पर तनवीर दोस्तों का ताल्लुक है उनसे, दोस्तों जैसा, भाइयों जैसा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो इश्यूज़ को हम समझते हैं बलोचिस्तान के, वो ये ना कहें कि हम नहीं समझते, हम समझते हैं इश्यूज़ बलोचिस्तान के, हमें पता है, हमें वहाँ के मसाइल का भी थोड़ा बहुत, उतना नहीं होगा जितना इनको है, हमें भी है थोड़ा बहुत अदराक। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपने लोगों से जाके कनेक्ट हो, आप अपने लोगों से कनेक्ट हो। उसके मालिक बलोच बैठे रहते हैं ना वहाँ, क्यों मैं मालिक बलोच के क्यों नाम आता है मालिक बलोच का बार बार, क्यों नाम आता है इस पूरे किस्से में? मालिक बलोच का नाम क्यों आ जाता है बार बार निकल के, और लोगों का नाम क्यों आ जाता है? तो बात यह है कि आपको ये वहाँ लोगों से कनेक्ट हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। यूथ को इन्वॉल्व करें, पढ़े लिखे लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बड़ा शऊर है बच्चों में, और बस आगे का सोचें। और बाकी ये है कि आप वो जो इन्होंने बाकी पहलू टच किए हैं ना सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म जो है वो फॉलो द मनी, और उसके बाद आप टेररिज्म तक पहुंच जाते हैं। और बाकी यह है कि इसको डिप्लोमेटिक चैनल्स इन्वॉल्व करें। अगर अफगानिस्तान की सवाल इस्तेमाल हो रही है, डिप्लोमेटिक चैनल्स इन्वॉल्व करें। इसमें यकीनन हो रहा होगा, ये मेरे ख्याल से मामला काफ़ी संजीदा और सीरियस है मामला। और इसमें देखें ना, जब उधर मणिपुर में मामला छिड़ा था तो मैं उस वक्त तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा कि मणिपुर में सख्ती के साथ इनको इस वक्त कर्फ्यू लगा देना चाहिए और सख्ती के साथ सिक्योरिटी फोर्स को पहुंच जाना चाहिए। ये मणिपुर के जब झगड़े शुरू हुए ना, मेरा उस पर मौका तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की इंडिया में भी, उनसे पूछा मैं, उन्होंने कहा यार हमारा भी ख्याल है कि यहाँ तो सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं निपट रहे इस वक्त? ईगो का मसला है, मतलब वो नहीं, उनके जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं किया उन्होंने, काफ़ी अर्से के बात कर दिया, लेकिन मामला हाथ से निकल चुके थे उस वक्त। कंट्रोल में शायद आ जाएं, आ भी जानी चाहिए उनकी, लेकिन यह है कि वो एक अब देर करते हैं ना, ताकि शुरू में जब उठा था मामला, अब उधर पता नहीं जो है वो एक कबीला है, दूसरा कबीला है, तीसरा कबीला है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, उधर से म्यांमार से लोग आ रहे हैं, एक अजीब। लेकिन उस वक्त ये होता है कि आप सीधा जाके इंगेज करते हैं लोगों को, और वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को शुरू हुई, उसमें वो फैक्टर्स आते गए ख़राब होता गया। अब मेरा ख्याल से वहाँ से ठंडा है मामला, लेकिन ये है कि ये पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें जो है ना वो एक टाइमिंगली आप एक डिसीजन लें, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सानिया, दिल इस पर उदास है, उदास ही रहेगा बड़े अरसे तक। और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शुहदा के। और ये जो दहशत गर्द हैं, ये जो भी लोग हैं, देखें अब इसका कोई क्लू मिले तो पता चले कि आगे कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मास्टरमाइंड कौन है, कैसे है। वेल ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने पूरा इसको और बड़ा पैसा खर्च हुआ है इसके ऊपर, और ये उन्होंने बड़ा जुल्म किया रमज़ान के दिनों में रहते लोगों के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कामयाबी होगी, जो हमारे इंटेलिजेंस दाने उनको भी कामयाबी होगी, या हो गई होगी, पहुंच गए होंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन होगी, वो ज़ाहिर सामने नहीं लाई जाती, लेकिन ये है कि ये बहरहाल इससे हमें निकलना होगा। ये एक जो है ना, ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालने से निकलना होगा। मैंने आपसे कहा ना कैसे काम पूरा किया उन्होंने, वज़ीर ख़जाना, उनका काम ये था IMF से बात, और परेशान थे लोग। अब ये छोटी मोटी कीमतें ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन वो IMF का मामला, एक मसला उन्होंने क्रॉस कर लिया और आगे निकल गया उससे। तो आप अपना काम करें, अल्लाह खैर सल्ला। अब ये PTI में हो या PMLN में हो या किसी पार्टी में हो या ना हो, मुझे क्या गर्ज है इससे? मुझे गर्ज है कि उन्होंने अपना काम पूरा किया, और मुझसे तारीफ करवाना काफ़ी मुश्किल काम है वैसे भी किसी का। तो देखें ना, मतलब हम तो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, एक जो है मामला वो हो गया है एक बड़ा खौफनाक किस्म का, ना इकरार ना इनकार, ना इकरार हुआ है ना इनकार हुआ है, दरमियान में कहीं बात चल पड़ी है। और वो ये हुआ है कि ये जो एलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि बेलारूस के वज़ीर आज़म, उन्होंने जो है वो मुलाकात की कल जनाब पुतिन से, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और उस वक्त तक प्रेसिडेंट पुतिन दोबारा अपने स्टाइलिश सूट में आ चुके थे। वो जो उनका फौजी ड्रेस था उससे वापस आके, कर्ज के इलाके से वापस आके उन्होंने मीटिंग की लुकाशेंको के साथ, बड़ी ज़बरदस्त। ये ध्यान में रखें, ये जो बात मैं कहता हूँ ना कि प्रेसिडेंट पुतिन की ड्रेसिंग,
ये प्रेसिडेंट पुतिन की ड्रेसिंग बड़ी बड़ी इस पर नज़र रखनी चाहिए सबको, कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो ड्रेसिंग है ना, उनके जो सूट्स हैं या जो उनकी जो स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपना जोर देते हैं अपने वेल ड्रेस होने पे। अच्छा, एनीवे, तो वो जो है उनकी मुलाकात हुई उसके बाद, और मुलाकात हुई तो इस दौरान वो जहाँ तैयारा लैंड कर चुका था, वो जो फ्लाइट रेडार ने बताया स्टीव वित्कॉफ लैंड कर चुके हैं रात। अच्छा, जब इनकी मुलाकात हुई ना तो अब रात हो गई हुई थी। उसके बाद इन्होंने मीडिया से बात की प्रेसिडेंट पुतिन ने, और उसमें अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको हैं वो भी साथ थे। तो उसमें 4-5 बातें इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, ना हाँ की ना की जो प्रेसिडेंट ट्रंप का सीज फायर का मंसूबा है 30 दिन का, कि 30 दिन तक सीज फायर रहेगी यूक्रेन में। ना हाँ किया ना किया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा है और मेरे दिल को भाता है और रास्ता यही है, और मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत दिल नशीन है। लेकिन इससे सवालात बहुत सारे मेरे जहन में आ गए हैं। पहला सवाल तो ये कि ये कुछ मुकम्मल नहीं है, अभी इसमें मज़ीद वजाहत चाहिए। एक वजाहत तो ये चाहिए कि क्या ये कोई, जो मैंने पहले बात की थी, इन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिकली बात की, बड़े अच्छे अंदाज में बात की कि कहीं बिल्कुल ट्रंप मामला ही ना ख़राब हो जाए कहीं वो, लेकिन इन्होंने बात अपनी पहुंचा दी। इनको सवाल उठे हैं मेरे दिमाग में। पहला सवाल तो ये उठा है कि ये जो सीज़ फायर होगा 30 दिन का, इसके दौरान क्या असलहा और ये फ़ौज जो कि हार चुकी है रशिया की फ़ौज से, रशिया की फ़ौज ने तकरीबन बहुत बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे इलाके हैं, ये इलाके जो हमारे हाथ में आ चुके हैं, तो ये तो 30 दिन की सीज़ फायर में तो ये सारे दोबारा रीग्रुप होकर फिर हमला करेंगे हमारे ऊपर। तो ये वजाहत होनी चाहिए कि ये मुस्तकिल सीज़ फायर होना चाहिए। नंबर 1, मुस्तकिल सीज़ फायर करें ना, इसको मुस्तकिल सीज़ फायर करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो इलाके हमारे पास आ गए हैं, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है ज़ाहिर है कि 2014 तक बॉर्डर तक जाने ज़रूरी है, तो तस्लीम कर लें बाकायदा, अभी तस्लीम कर लें। अच्छा, वो जो इलाके हैं वो ज़ाहिर है कि वो इलाके ऐसे हैं कि जो इनके पास जा चुके हैं। क्रीमिया का इलाका है, सेविस्टोपोल का इलाका है, खरसों का इलाका है, डोनेत्स्क ल्यूंस्क तो इंडिपेंडेंट उनको रियासत करार दिया जा चुका है। उसके बाद ज़ेपोरिज़िया का इलाका है। तो ये जो सारे इलाके हैं, अब ये है कि ये सारे इलाके तो चले गए हैं उनके पास। तो अब इसमें 2 इलाके तो जाहिर है कि इनको रिपब्लिक करार दे दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, लुहांस्क और दोनेत्स्क को, और बाकी जो है वो दूसरे इलाके हैं तकरीबन, और ब्लैक सी तक वो आ चुके हैं सारे। तो उन्होंने कहा फिर इसको जो है वो रिकग्नाइज कर लें। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि जी उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये भी बात तय हो जाए कि यहाँ पर कोई नेटो की फ़ौज या कोई दूसरी फ़ौज नहीं आएगी, नेटो की फ़ौज या कोई दूसरे कोई पीस कीपर नहीं होंगे यहाँ पे। ये बात भी आ जाए सामने, क्योंकि ये बात अभी तक नहीं हुई ना, ये बात नहीं हुई। उस मंसूबे में ये बात नहीं है ना अभी तक। उसमें सीज़ फायर है और ये था कि एड बंद हो जाएगी। और पर दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये अगर जो है ये सीज़ फायर है 30 दिन का, तो फिर फौजी इमदाद क्यों खोली है यूक्रेन की, और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस उनको दोबारा स्टार्ट कर दी ये क्यों की है? अगर जंग बंदी करनी है और अमन की तरफ जाना है तो फिर फौजी इमदाद क्यों शुरू कर दी है उनकी, और उनको इंटेलिजेंस कवर क्यों देना शुरू कर दिए? तो ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि मुझे खुद प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करनी पड़ेगी फ़ोन पे। अच्छा, अब यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की हम या तो टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करें, जो जल्द होगी, आजकल में उनकी एक टेलीफोन कॉल होगी, या ये है कि उनकी मुलाकात जल्द से जल्द होगी। और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात रख दी कि बात यह है कि जंग, ये फतह और ये तो बात है ही नहीं, हम तो जीत चुके हैं ना, ऑलरेडी जीत चुके हैं। और यह है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी डिसाइड होनी चाहिए कि नेटो ने कहाँ तक आना है और कहाँ तक नहीं आना, और नेटो ने कितना एक्सपेंड होना है, और ये सारा लिखत पढ़त में सारी चीज़। अच्छा, जब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जनाब स्टीव वित्कॉफ। इससे वित्कॉफ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके वित्कॉफ जो है वो ज़ाहिर मशरिक़ वस्ता वो दोहा से आए, जो मैं कल भी बताया, क्योंकि फ्लाइट रेडार के थ्रू लैटविया से वो आए हैं और वो आके वो जनाब लैंड हुआ है उनका जहाज़। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, रात गए कहीं मुलाकात उनकी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उन्होंने ये टेलीफोन कॉल कब होनी है उनकी और प्रेसिडेंट पुतिन की, वो उन्होंने सारा मामला तय किया है। लेकिन इस दौरान फिर जो रशिया की तरफ से उनकी रवानगी का जिक्र हुआ है ना,
या उनकी, वो बड़ा अजीब हुआ है, ये अनयूजुअल है। वरना होता है कि तस्वीर जारी होती है, कहीं बैठे हैं, कहीं मिल रहे हैं कोई। अब जनाब उन्होंने जो है वो फिर वही उसी तरह से जाहिर किया कि भाई वो उनका जहाज़ जो है, यानी अगर 8th स्लाइड हम देखें, 8th, US एनवॉय विदकॉफ ऑलरेडी लेफ्ट मॉस्को, तास सोर्सेज कंफर्म। यानी वो वो कहाँ से आए, कहाँ गए, ओ भाई उनके, अच्छा अब इनकी मुलाकात हुई वहाँ पे। उसके बाद जनाब ये उनका जो मीडिया है रशिया का वो ये बता रहा है, बाकी सारी इसमें तास में नहीं, वो RT और बाकी जो इनके टेलीग्राम चैनल जो रशियन, एनीवे तो वो जो है वो स्पुतनिक वगैरह को देखें ना तो उसमें पता ही चलता है कि इन्होंने ज़्यादा वक्त इसलिए विदकॉफ ने जो है वो अपनी एम्बेसी में गुजारा, 1 घंटा ये एम्बेसी में रहे। यानी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई, लेकिन उसको बाकायदा अलामिया या तस्वीर वगैरह जारी नहीं हुई। इनकी मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद ये जहाज़ जो है, फिर ये खबर आई कि जी जहाज़ मॉस्को छोड़ चुका है। अच्छा, जहाज़ इनका मॉस्को से लैंड हो गया अज़रबैजान, दोहा नहीं गए, ये अज़रबैजान बाकू में लैंड हुआ इनका प्लेन वापसी पे ना, मॉस्को से निकलने के बाद अज़रबैजान लैंड हुए। उसके बाद फिर फॉलो जाहिर है कि नहीं किया, वरना तो बड़ी अजीब सी बात है, रशिया वो फ्लाई रेडार पे बता रहा है बार बार कि भाई जहाज़ कहाँ जा रहा है, जहाज़ कहाँ जा रहा है, वो बड़े, लेकिन इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने मैसेज कन्वे किया है। और अब जो है ये बात ध्यान में रखें कि वो जो कल भी मैंने बात की थी, उनके सीनियर जो फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट हैं, उनके एडवाइज़र, वो कह चुके हैं कि हमारा एक आला सतह के ऊपर, बड़ी सतह पे जो स्टीव विदकॉफ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे ज़्यादा एक बड़ी सतह पे हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे। और आगे जो टेलीफोन कॉल वगैरह सारा, उसमें जो भी बात होगी तो उसमें सीनियर लोग इन्वॉल्व होंगे, जो ओहदेदार सीनियर होंगे। और साथ ये भी उन्होंने कहा है, एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो कीथ केलॉग हैं, जो जनरल कीथ केलॉग जो असल में नुमाइंदे थे यूक्रेन के और रशिया के हवाले से, उनको शायद मॉस्को के कहने पर हटाया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रो यूक्रेन थे। तो इसकी भी जनाब उन्होंने तरदीद की है मॉस्को ने कि नहीं, हमारे कहने पे नहीं हटाया गया, वैसे हटाया शायद इन्हीं के कहने पे गया है, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा प्रो ज़ेलेंस्की हो गए थे ना, वो बार बार ज़ेलेंस्की, और वो आर्मी जनरल हैं तो जाहिर है वो फौज के वाले थे, तो उनको इन्होंने हटवा के और स्टीव विदकॉफ को ला के और अब एक अगले नेक्स्ट लेवल पे अमेरिका और रशिया के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन जब ये मुलाकात कर रहे थे बेलारूस के सदर से, तो उसी वक्त वहाँ पे नेटो के सेक्रेटरी जनरल से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो रही थी। जी, ब्रेक के बाद फुर्सत कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF के वक्त ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को माशी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। जी, वो तभी हमने उनकी तारीफ भी की। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो मार्क रूटे हैं उनसे मुलाकात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और ये जो है ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी ये 2024 में ये आए हैं, और ये इससे पहले बहुत अरसे तक नीदरलैंड के ये वज़ीर आज़म रहे, बड़े मकबूल शख्स हैं वहाँ पे, बहुत तवील अरसे तक नीदरलैंड्स में ये एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने काम किया, पॉलिटिशियन है, और ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इनकी जो है वो बड़ी प्लेजेंट मुलाकात हुई, उसमें जो आपस में गपशप हो रही थी वो बड़ी प्लेजेंट थी, दोनों बड़े अच्छे मूड में थे, ये भी बड़े अच्छे मूड में थे। और इससे पहले तो ज़ाहिर है जब नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही थी तो उसमें ज़ाहिर है वो बार बार आ रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को यहाँ लाएँ, ये लाएँ, इनसे बड़ी प्लेजेंट थी। और उसमें एक बात उन्होंने तय कर दी सेक्रेटरी जनरल नेटो ने, कि यूक्रेन की कोई नेटो की मेंबरशिप नहीं है, वो उन्होंने भी उसमें क्लियर कर दिया। अब ये इशू ये है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अगर हो चुकी है तो वो तो ज़ाहिर हो चुकी है, मुल्क जा चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को और अपने जो डिफेंस पॉलिसीज़ को वो सब देखें। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा शायद रशिया भी, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई चढ़ दौड़ेगा दोबारा, लेकिन ये है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। और आज जो वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने बड़े इंपॉर्टेंट आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है। एक कल मैं फॉक्स पे असल में इंटरव्यू चला है, उससे मैं उस इंटरव्यू में से 2 बातें उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। एक तो ये है कि JD वेंस ने ये बात की कि उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पोलैंड के अंदर न्यूक्लियर, अमेरिका अपना न्यूक्लियर शिफ्ट करे पोलैंड में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो पोलैंड की तरफ से रिक्वेस्ट हुई थी कि जी न्यूक्लियर को पोलैंड में लेकर आए, सवाल ही पैदा नहीं होता, न्यूक्लियर क्यों हम शिफ्ट करेंगे पोलैंड में। लेकिन दूसरी बात उनकी जो थी वो ज़्यादा मेरे लिए थोड़ी सी
हैरानकुन थी, और वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि फॉक्स न्यूज़ के इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो मज़ीद अमेरिका से, वो जो एक वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे पैलेस्टीनियंस के लिए, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनको रिपोर्ट करने की बात हो रही है, तो फॉक्स न्यूज़ से इन्होंने बात करते हुए कहा कि ये मैं 23rd स्लाइड दिखा रहा हूँ कि जेडी वैंस रिवील्स के वेदर मोर डिपोर्टेशन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर्स आर कमिंग। तो इसके ऊपर उन्होंने जो बात की है वो बात मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वहाँ मौजूद जो भी पाकिस्तानी, इंडियंस, यूरोपियंस, जो साउथ एशिया, सारी दुनिया के मुल्कों के जितने भी लोग हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, तो कल वाज़ेह तौर पे उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की है कि ग्रीन कार्ड को परमानेंट रेजिडेंसी समझा जाता है। उन्होंने कहा परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है ग्रीन कार्ड। और एक तो वो गोल्ड कार्ड को प्रमोट भी तो कर रहे हैं ना वो, लेकिन उन्होंने कहा ग्रीन कार्ड का होना कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, ना वो तमाम हकूक़ हैं जो यहाँ पे मौजूद लोगों को हासिल होते हैं। ग्रीन कार्ड से आप काम कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड यानी ग्रीन कार्ड बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड होता है गालिबन, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। सादा से अल्फाज में जो जेडी वैंस ने बात की वो ये कि वो परमानेंट नहीं। अब इसका जो असर है, इसका असर कितना पड़ेगा लोगों पे कि लोगों ने वहाँ पर ग्रीन कार्ड लिए हैं और अगर उनका ग्रीन कार्ड किसी वक्त भी रिवोक हो जाता है तो वो इलीगल है, वो इलीगल हो गए, बाहर है। तो ग्रीन कार्ड से तो ये समझा जाता है ना उनको सारे शायद अमेरिकन जैसे ही हकूक़ हासिल हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ा कर दिया कि ग्रीन कार्ड जो है वो ग्रीन कार्ड जो है वो परमानेंट कार्ड यहाँ का रेजिडेंसी नहीं है यहाँ की, और किसी भी वक्त ग्रीन कार्ड को रिवोक करके और वापस भेजा जा सकता है अपने अपने मुल्कों में। तो ये उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की जेडी वैंस ने। अच्छा, इसी दौरान जो तो ये अब जो स्टीव वित्कॉफ है, स्टीव वित्कॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके वित्कॉफ अब आज़रबाईजान यहाँ अभी रीजन में है या रीजन से चले गए हैं, उस पर हम कल तरह बात करेंगे। लेकिन जो एक प्लान है गज़ा के हवाले से वो आगे बढ़ गया है, वो इस तरह से बढ़ गया है कि हमास की तरफ से आज ऐलान हुआ है कि वो उनकी कस्टडी में उनके पास जो ईदान अलेक्जेंडर जो अमेरिकन नेशनल एक हैं वो, और प्लस जो 4 डेड बॉडीज़ हैं ड्यूल नेशनल्स की, उनको हमास जो है वो किसी भी एक ज़िंदा और 4 यानी 5 हैं, 4 उसमें से मुर्दा हैं और जो हैं ड्यूल नेशनल्स हैं, और 1 जो है वो ज़िंदा अमेरिकन, उनको वो रिलीज़ करने जा रहे हैं हमास, और वो हैंड ओवर करेगा डायरेक्ट अमेरिकन के। इसके ऊपर जो है वो एक वहाँ पे खप पड़ी हुई है इसराइल में कि ये हमास के और इनके दरमियान क्या बात हुई, क्योंकि ये वित्कॉफ प्लान तो नहीं था। स्टीव वित्कॉफ का प्लान तो कुछ और था, जिसको वो तो ये था ना कि पास ओवर तक हम जो है वो जो 19 अप्रैल तक इसको आगे कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसमें चंद और पॉइंट्स थे कि जो है वो कुछ पहले रिलीज़ हो जाएंगे पहले हिस्से में, कुछ बाकी आखिर में रिलीज़ होंगे। ये सीज़ फायर जो है ये 19 अप्रैल तक चलती रहेगी। लेकिन यह है कि ये जो अलग से एडम बॉयलर के साथ मीटिंग हुई है उसमें स्टीव वित्कॉफ प्लान से हट के वो अमेरिकन को पहले रिहा करने पे हमास तैयार हो गई है, और अमेरिकन के साथ डायरेक्ट हो गया है अब एक ताल्लुक हमास का, और वो उसमें इसराइल नहीं है। अच्छा, जो हमास से डायरेक्ट हुआ उसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी भी यकीन है, उसमें अरब्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो हमास का और अमेरिका और हमास से डायरेक्ट बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। और उसमें नेतन्याहू साइड पे है, तो नेतन्याहू को टू बी इन्फॉर्म्ड वाली पोजीशन में आ गए कि बस टू बी इन्फॉर्म्ड कि जी ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। और इसी दौरान जो है वो आज इसराइल का मीडिया ये भी कर रहा है कि नहीं जी हम अमेरिका ने हमसे डिस्कस किया है कि वो जो 3 रियासतें हैं उन रियासतों में पैलेस्टीनियंस को निकालना है। इसके ऊपर कोई ना कमेंट आया है वाइट हाउस का, ना कोई किसी ऑफिशियल ने बात की है, लेकिन ये बात इसराइल की मीडिया में घूम रही है कि 3 जो मुल्क है नॉर्थ अफ्रीका के, इसराइली मीडिया से कोट कर रहा है, जो बहस भी कर रहा है, लेकिन मेरा ने कल के ये सब सोमालीलैंड और सूडान। सूडान तो वो है जिन्होंने 2020 में साइन कर लिया था अब्राहम अकॉर्ड, और उसके नतीजे में उनको रिकग्निशन मिल गई थी। सोमालीलैंड वो है जो कि सोमालिया से टूटा हुआ हिस्सा है, और सोमालीलैंड को कोई भी नहीं मानता दुनिया में, तो वो शायद इसलिए ये बात कर रहे हैं कि शायद सोमालीलैंड को तस्लीम कर ले अमेरिका या बाकी कोई मुल्क।
और खाना जंगी हो रही है वहाँ पे। और सोमालिया जो है वो बहुत फ़लस्तीनियों के करीब है, लेकिन वहाँ तो इन्होंने पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोगों ने रब्ता किया इन 3 मुल्कों की तरफ से। इसके ऊपर अरब मुल्कों का रिएक्शन बड़ा सख्त है, अरब ममालिक का रिएक्शन बहुत सख्त है। और ख़ास तौर पे जो अरब न्यूज़ है आज का, मैं उसको कोट अगर यहाँ पे करूँ तो अरब न्यूज़ ने इसके ऊपर ये बात की है। और यकीनन सऊदी अरेबिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा कि सऊदी अरेबिया में ये जो 18 स्लाइड है, यूएन इसराइल लुक फॉर अफ्रीका फॉर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस अपरूटेड फ्रॉम गजा। लेकिन सऊदी अरेबिया में चूँकि सारा इस वक्त आने वाले दिनों में जो ट्रम्प पुतिन मुलाकात भी शायद सऊदी अरेबिया में हो, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया बहुत एक मरकज़ इख्तियार कर चुका है, ख़ासतौर पर जब से यूक्रेन अमेरिका की बातचीत, ये सारे मामला, तो ये सऊदी अरेबिया और ये अरब प्लान, ये सऊदी अरेबिया ने इसको इंडोर्स किया। सऊदी अरेबिया इंडोर्स ना करता तो शायद ये इजिप्ट का प्लान आगे ही ना बढ़ता। इजिप्ट की तरफ से पेश हुआ, जॉर्डन ने, ओआईसी ने भी कर दिया फिर अरब लीग के बाद, तो ये बात बहुत आगे चलेगी। चाइना, रशिया, यूरोप ने, सब ने इसको कर दिया इंडोर्स। तो एक तो ये मामला कि ये वितकॉफ के ऊपर, वितकॉफ प्लान, ये बुरा भला कह रहे हैं कि हमें चीट किया वितकॉफ ने, वेयर इज वितकॉफ प्लान किधर गया, वितकॉफ ये डायरेक्ट हो गया, वहाँ का जो मीडिया वो शोर मचाया हुआ है उसने कि वितकॉफ प्लान किधर गया है, वितकॉफ प्लान जो है उसको सामने लाया जाए। वितकॉफ प्लान में तो ये नहीं था कि इसको एक को छोड़ेंगे अमेरिकन को और हमें बताया जाए डिटेल, लेकिन ये कि वो बता दिया जाएगा। असल बात ये है कि सीज़ फायर एड जारी है, सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर, और इस दौरान जो है सेटलमेंट से क्या करना है ये देख रहे हैं। और मगरबी किनारे पे जो जाहिरियत थी वो भी उसमें भी ठंडी हो गई, क्योंकि वो अमेरिका इस वक्त यहाँ पर वो मामलात को ट्रम्प इंतजामिया ठंडा कर रही है, जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। अभी तक तो वो नज़र आ रहा है कि वो पीस की तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प जाते दुनिया को नज़र आ रहे हैं, फॉर एवर वॉर्स को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान जो है वो कल मैंने बात ये की थी कि, बल्कि 2 दिन पहले मैंने बात की थी कि बहुत तारीखी वाक़या हुआ है कि SDF के जो रहनुमा हैं उन्होंने जाके अहमद शरा के साथ मुलाकात की है और हम कह के SDF को ख़त्म कर रहे हैं। और SDF को ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान किया है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जो कि कुर्द हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि हम अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं सीरिया के नए सिस्टम में। उसके अगले दिन जो है वो सीरिया के अहमद शरा जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ऐलान कर दिया 5 साल के लिए, और ये कहा कि कुर्द जो है वो बराबर तमाम अदारों का हिस्सा बनेंगे, फोर्सेस समेत तमाम अदारों का हिस्सा बनेंगे, सब कुछ करेंगे। आज तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और बाकी जो लोग हैं वो आज डेमास्कस में, और सारे बाकी, क्योंकि वहाँ पर भी ये मामला हुआ है ना, वहाँ पर भी PKK शामिल हो रही है सियासी धारे के अंदर, अब्दुल्ला खुलान वहाँ पर शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर ये इन्होंने अहमद शरा के साथ बात कर ली। तो आखिरी जब इसराइल के पास चीज़ रह गई कि दुरूस कार्ड सवाल ही पैदा नहीं होता, वो वहाँ वली जुमलात और दुरूस जो लोग हैं उनको वली जुमलात से तो बड़े तो ज़बरदस्त हैं लोग, और यहाँ से यकीन पाकिस्तान से बहुत से लोग उनसे मिलेंगे, मुझे भी इत्तेफाक हो उनसे मिलने का वली जुमलात साहब से। लेकिन यह है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दुरूस जो हैं वो, हालांकि दुरूस जो हैं वो इसराइली फ़ौज में भी हैं, बाकी जगहों पर भी हैं, लेकिन वो दुरूस कम्युनिटी कभी भी अब ये नहीं होगा कि वो लड़ेगी, इनकी प्रॉक्सी बन के लड़ेगी हमेशा से, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात सारी ये है कि ये यहाँ पर 3-4 बातें ऐसी हैं जो बड़ी। अच्छा, साथ ही मैं एक बात प्रोग्राम बंद होने से पहले पेशतरी कह दूँ कि ईरान रशिया और चाइना के ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे। और वो ख़ास तौर पे जो 5 नुकाती आज जारी हुआ है, जो चाइना की तरफ से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने 5 पॉइंट, 24 ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहे हैं, 5 पॉइंट्स प्रपोजल उन्होंने जारी किया है ईरानी न्यूक्लियर इशू के हवाले से, जिसमें फोर्स इलीगल सैंक्शंस, ये यानी चाइना ने ईरान के न्यूक्लियर इशू के ऊपर चाइना इन्वॉल्व हुआ है, चाइना, रशिया और ईरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त प्रोएक्टिव रियासतें डिप्लोमेसी कर रही हैं, प्रोएक्टिव, और अपने आपस के अंदरूनी फ़रोही मामला से, क्योंकि ये तारीख़ बन रही है जनरेशन टू कम। इस वक्त जो फैसले हो गए वो हो गए, जो पीछे रह गए लोग वो पीछे रह गए। और अगर किसी का ख्याल है कि वो पैसे वैसे बना के यहाँ से भाग रहा है, ऐसा भी नहीं होने जा रहा। आने वाले दिनों में दुनिया बहुत सख्त होने जा रही है, ठीक है ना। दुनिया ये इलीगल मनी और ये पैसे और ये जो यूरोप के अंदर सूरत हाल है, जो अमेरिका में, तो अपने मुल्क के मसाइल को यहाँ हल करें, बैठ के आपस में बैठें सारे। और जैसे ही दहशतगर्दी वाले इशू पे सब इकट्ठे हो गए हैं, अल्टीमेटली इसके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बंद की जाए। और बराह करम ये है कि जिसका जो काम है वो करे। वज़ीर ख़जाना साहब ने, उनका टास्क ये था कि मुल्क को IMF के इस जो एक अजाब तलवार लटक रही थी इससे निकाल दें आगे, उससे उन्होंने निकाल दिया, और बाकी लोग भी अपना अपना काम करें। और ये मुझे समझ नहीं आया, थोड़ी देर पहले
एक वज़ीर साहब ने हलफ उठाया माशाल्लाह, और उनका शोबा यह है कि वो गुर्बत का ख़ात्मा करने की वजारत है, तो जो है उसके वो वज़ीर बन गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।